नमस्कार दोस्तों। कक्षा 9 विज्ञान में हमने पिछले वीडियो में अभ्यास किया था वाष्पीकरण, गुप्त ऊष्मा, क्वथनांक, संगलन, प्रसुप्त गुप्त ऊष्मा और गलनांक की हमने चर्चा की थी। आज हम आगे बढ़ते हैं कुछ नए मुद्दों की तरफ। थोड़ा सा यहाँ पर देखेंगे, इस चित्र में इसका अभ्यास करेंगे। तो हमने अभी तक देखा कि ठोस अवस्था जो है, किसी भी पदार्थ की ठोस अवस्था में जो पदार्थ होता है उसे यदि ऊष्मा दी जाए, ऊष्मा देने पर वह द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाएगा। और द्रव अवस्था को यदि ऊष्मा दी जाती है तो वह गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। उसका हम उल्टा सोचें कि गैसीय अवस्था के पदार्थ का तापमान घटाया जाए, तापमान घटाए यानी उसे शीतल बनाया जाए, तो वह द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। और द्रव अवस्था के पदार्थ को यदि शीतल बनाया जाए अथवा उसका तापमान घटा दिया जाए तो वह ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। इस चित्र के द्वारा हम यह अभ्यास कर सकते हैं। अतः हम यह कह सकते हैं कि तापमान बदलकर हम पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित कर सकते हैं। और हमने सीखा, क्या सीखा कि पदार्थ को गर्म करने पर पदार्थ की अवस्था बदल जाती है, यानी कि ठोस अवस्था में से द्रव और द्रव में से गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। तो गर्म होने पर ये ठोस से द्रव और द्रव से गैस बन जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना द्रव अवस्था में परिवर्तित नहीं होते, सीधे ठोस अवस्था से सीधे गैसीय अवस्था में और वापस ठोस अवस्था में बदल जाते हैं। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं, हमने देखा कि किसी भी पदार्थ को गर्म करने से वह ठोस से द्रव और द्रव से गैस बन जाता है। लेकिन कुछ पदार्थ ऐसे हैं जो द्रव अवस्था में परिवर्तित नहीं होते, सीधे ठोस अवस्था में से सीधे गैस अवस्था में बदल जाते हैं। ऐसे पदार्थों को हम क्या कहेंगे और किस प्रकार कह सकते हैं, उसका हमें क्रियाकलाप भी देखना है। उसके पहले हम सवाल का अभ्यास करते हैं। सवाल हमारे पास हैं कि ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं? ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं? प्रयोग द्वारा समझाइए। ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं, उसका प्रयोग देखते हैं। तो हमें थोड़ा सा कपूर लेना है। हमारे घर में पूजा के स्थान पर होता है, और अथवा तो अमोनियम क्लोराइड ले, उसका चूर्ण यानी बारीक पाउडर बना के चीनी की प्याली यानी कि रकाबी में डाल दे। फिर इस कीप को उल्टा करके इसकी प्याली के ऊपर रख दें। इस प्रकार चित्र में दर्शाए गए अनुसार हम रखेंगे। जैसे कि यह चीनी मिट्टी की प्याली आप लोगों को दिख रही है, उसके अंदर हमने कपूर रखा हुआ है यह। फिर इसके ऊपर यह एक कीप रखी गई है। कीप के ऊपर यह रुई का टुकड़ा लगा के उसका मुंह बंद कर दिया गया है। नीचे से हमें बर्नर के द्वारा उसे गर्मी देनी है। इस प्रकार यहाँ से गर्मी देंगे, गर्म करेंगे। तो कीप के एक सिरे पर रुई का एक टुकड़ा रखना है। उसके बाद क्या होता है देखते हैं। धीरे धीरे उसे गर्म करेंगे। धीरे धीरे गर्म करेंगे तो ध्यान से देखेंगे क्या होता है। तो द्रव अवस्था में अंदर जो कपूर या तो अमोनियम क्लोराइड था, वह गर्म होने पर द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना, यानी वह ठोस था, ठोस अवस्था में था, सीधे गैस अवस्था में बदल जाता है। इस प्रक्रिया को कहते हैं ऊर्ध्वपातन। और गैस से यदि फिर से ठोस बन जाता है तो उस प्रक्रिया को कहते हैं निक्षेपण। तो इस प्रकार ऊर्ध्वपातन की हमारे पास परिभाषा आ गई है। ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं और निक्षेपण किसे कहते हैं, इसे आप लोगों को ध्यान से समझना है।
आगे बढ़ते हैं। हमारा सवाल है दाब के मापन के मात्रक, दाब के मापन के मात्रक बताइए। और ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ क्यों कहते हैं। तो दाब के हमारे पास मात्रक हैं यहाँ पर एटीएम यानी एटमॉस्फेयर, यह गैसीय दाब के मापन का मात्रक है। एक और मात्रक हैं पास्कल, 1 एटीएम बराबर कितने पास्कल होता है यह भी यहाँ पे दर्शाया गया है। वायुमंडल में वायु का, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, वायुमंडल में वायु का दाब, उसे वायुमंडलीय दाब कहते हैं। समुद्र की सतह पर वायुमंडलीय दाब एक एटमॉस्फेयर होता है, एक एटमॉस्फेयर, और इसे सामान्य दाब भी कहा जाता है। दाब के बाद हम आगे बढ़ते हैं, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में चलते हैं। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं। इसे उच्च दाब पर संग्रहित किया जाता है। जब वायुमंडलीय दाब का माप 1 एटमॉस्फेयर हो तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड सीधा द्रव अवस्था में आए बिना सीधा गैस में परिवर्तित हो जाता है, सीधा गैस में परिवर्तित हो जाती हैं। यही कारण है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहते हैं। उसके बाद हम चलते हैं वाष्पीकरण की ओर चलते हैं। वाष्पीकरण किसे कहते हैं तो देखते हैं कि कुछ उदाहरण हमारे पास हैं कि यदि हम जल को खुला छोड़ देंगे तो वह धीरे धीरे वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। क्यों परिवर्तित हो जाता है? क्योंकि यह वाष्पीकरण की घटना है। वाष्पीकरण किसे कहते हैं देखते हैं। तो पदार्थ के कण हमेशा गतिशील होते हैं और कभी रुकते नहीं। एक निश्चित तापमान पर गैस, द्रव या ठोस के कणों में विभिन्न मात्रा में गतिज ऊर्जा होती है। द्रवों में सतह पर स्थित कणों के कुछ अंशों में इतनी गतिज ऊर्जा होती है कि वे दूसरे कणों के आकर्षण बल से मुक्त हो जाते हैं और क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तित हो जाते हैं। इस घटना को वाष्पीकरण कहते हैं। वाष्प में परिवर्तित हो जाने की यह घटना जिसे वाष्पीकरण कहते हैं। वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारकों की बात करेंगे। यह 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। हमारे पास पहला कारक है, वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाला पहला कारण है सतह का क्षेत्रफल बढ़ने पर। तो अब हम जानते हैं कि वाष्पीकरण एक सतही प्रक्रिया है। वाष्पीकरण एक सतही प्रक्रिया है। जैसे ही सतही क्षेत्र बढ़ेगा वाष्पीकरण की दर भी बढ़ जाती है। जैसे कि कपड़े सुखाने के लिए हम उसे फैला देते हैं। दूसरा कारक हम देखते हैं तापमान में वृद्धि। वाष्पीकरण का कारक है दूसरा तापमान में वृद्धि। तापमान बढ़ने पर अधिक कणों को पर्याप्त गतिज ऊर्जा मिलती है जिससे वे वाष्पीकृत हो जाते हैं। तापमान के कारण भी वाष्पीकरण होता है। तापमान में वृद्धि के कारण आर्द्रता में कमी। तो वायु में विद्यमान जल वाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। आर्द्रता जिसे हम अपनी भाषा में भेज भी कहते हैं, भेज। इस प्रकार भेज शब्द आप लोगों को मिलेगा कहीं पर। वाष्पीकरण का आर्द्रता का दूसरा शब्द है भेज। वायु में विद्यमान जल वाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। किसी निश्चित तापमान पर हमारे आसपास की वायु में एक निश्चित मात्रा में ही जल वाष्प होता है। जब वायु में जल कणों की मात्रा पहले से ही अधिक होगी तो वाष्पीकरण की दर घट जाती है।
अंतिम हमारे पास कारक है चौथा, वायु की गति में वृद्धि। हम जानते हैं कि तेज वायु में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। वायु के तेज होने से जल वाष्प के कण वायु के साथ उड़ जाते हैं, जिससे आसपास के जल वाष्प की मात्रा घट जाती है। यह 4 हमारे पास कारक थे। आगे बढ़ते हैं। वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे होती है, उसका सवाल भी हमारे पास आगे में हमने दिया होगा। वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे होती है, यहाँ पर है। वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे होती है, गर्मियों में हमें सूती कपड़े क्यों पहनने चाहिए, इन दोनों सवालों के जवाब देखते हैं। तो खुले हुए बर्तन में रखे द्रव में निरंतर वाष्पीकरण होता रहता है, हमें पता है, ये हम जानते हैं। वाष्पीकरण के दौरान कम हुई ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए द्रव के कण आपस में अपने आसपास में ऊर्जा अवशोषित कर लेते हैं। इस तरह आसपास से ऊर्जा के अवशोषित होने के कारण शीतलता हो जाती है। आसपास से ऊर्जा के अवशोषित होने के कारण शीतलता हो जाती है। आप लोगों ने एक सवाल आप लोगों को और दिखा देता हूँ। यहाँ पर हमारे पाठ के अंत में कुछ सवाल हैं, यहाँ इस प्रकार ब्लू कलर में छपे हैं। ये सभी सवाल के जवाब आप लोगों को लिखना है। किताब के अंदर ही इसी के सभी के आंसर दिए गए हैं। पहला सवाल यहाँ पर हमारे पास है 3 नंबर पर, एसीटोन या पेट्रोल हमारी हथेली पर ठंडी क्यों हो जाती है, इसे डालने पर हमारे हथेली पर डालने पर हमारी हथेली ठंडी क्यों हो जाती है। तो उसका आंसर हमें यहाँ पर मिलेगा कि एसीटोन यानी हमारे नाखूनों की पॉलिश हटाने वाला द्रव। एसीटोन को अपनी हथेली पर जब गिराते हैं तो इसके कण आपकी हथेली या उसके आसपास से ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं और वाष्पीकृत हो जाते हैं, जिससे हमारी हथेली पर शीतलता महसूस होती है। उसके बाद तेज धूप वाले गर्म दिन के बाद लोग अपनी छत पर या खुले स्थान पर जल छिड़कते हैं। क्यों छिड़कते हैं? क्योंकि जल के वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा गर्म सतह को शीतल बनाती है, इसीलिए जल छिड़का जाता है। गर्मी में हमें सूती कपड़े क्यों पहनने चाहिए? तो शारीरिक प्रक्रिया के कारण गर्मियों में हमें ज़्यादा पसीना आता है, जिससे हमें शीतलता मिलती है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि वाष्पीकरण के दौरान द्रव की सतह के कण हमारे शरीर या आसपास से ऊर्जा प्राप्त करके वाष्प में बदल जाते हैं। वाष्पीकरण की प्रसुप्त ऊष्मा के बराबर ऊष्मीय ऊर्जा हमारे शरीर से अवशोषित हो जाती है, जिससे शरीर शीतल हो जाता है, हमारे शरीर को ठंडक महसूस होती है। चूँकि सूती कपड़ों में जल का अवशोषण अधिक होता है, इसीलिए हमारा पसीना इसमें अवशोषित होकर वायुमंडल में आसानी से वाष्पीकृत हो जाता है, इसीलिए हमें सूती कपड़े पहनने चाहिए। एक और सवाल है हमारे पास कि बर्फीले जल से भरे गिलास की बाहरी सतह पर जल की बूंदें क्यों नज़र आती हैं? तो किसी बर्तन में हम बर्फीला जल रखते हैं तो जल्दी ही बर्तन की बाहरी सतह पर हमें जल की बूंदें नज़र आने लगेगी, क्योंकि वायु में उपस्थित जल वाष्प की ऊर्जा ठंडे पानी के संपर्क में आती हैं, ठंडे पानी के संपर्क में आकर कम हो जाती हैं और यह द्रव अवस्था में बदल जाता है, जो हमें जल की बूंदों के रूप में नज़र आता है। दोस्तों, यहाँ तक हमारा ये पहला पाठ आज ख़त्म होता है। 7 सवाल मैंने आप लोगों को दिए हैं, इसी वीडियो में छाप कर दिए हैं, और 3 सवाल आप लोगों को यहाँ से मिलेंगे, जैसे कि ये एसीटोन वाला सवाल, गर्मियों में जल
ठंडा क्यों होता है घड़े का जल। और ये चौथा सवाल, ये 3 सवाल आप लोगों को लिखने हैं होमवर्क में, जबकि ये वाला सवाल तो अंदर आ गया, मैंने दिया हुआ है। इसके बाद आप लोग दूसरे पार्ट को आप पढ़ के रखिए। ये वीडियो ख़त्म होता है, इसके बाद हम अगले वीडियो में दूसरे पार्ट की चर्चा करेंगे। चलते हैं, धन्यवाद।